हर बार जब एक गहरी सांस ली जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस फेफड़े जीवनदायिनी ऑक्सीजन से पूरी तरह भर गए हैं। एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मतलब जो हवा अंदर खींची जाती है ना, उसका 78% हिस्सा तो सिर्फ नाइट्रोजन होता है, जिसे शरीर छूता तक नहीं, और वो जस का तस बाहर आ जाता है। सही कहा। असली जादू तो गैसों के उस बचे हुए हिस्से और मतलब उसके छिपे हुए गणित में है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसमें से भी केवल 4% का ही उपयोग हो पाता है। सिर्फ 4%? हाँ, बाकी 17% बिना इस्तेमाल हुए ही बाहर निकल जाती है। तो ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जो सांस लेने की उस बुनियादी समझ को ही बदल देता है जो हम सालों से मानते आए हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए बता दूं कि आज की इस गहन चर्चा का आधार 1 घंटे का एक बहुत ही विस्तृत ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मूल रूप से ये 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का एक पूरा लेक्चर है। जिसका विषय है श्वसन तंत्र, या जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो इस 1 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग को खंगालने का हमारा मिशन ये समझना है कि सांस लेना सिर्फ हवा का शरीर के अंदर बाहर जाना नहीं है। ये असल में शरीर के अंदर चलने वाली एक विशाल, जटिल और पूरी तरह से स्वचालित ऊर्जा निर्माण की फैक्ट्री है। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक बुनियादी जैविक प्रक्रिया असल में एक बहुत बड़ी रासायनिक इंजीनियरिंग है। हवा अंदर खींचने की क्रिया तो सिर्फ उस विशाल प्रणाली का दरवाजा खोलने जैसी है। अच्छा, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस 1 घंटे के ऑडियो लेक्चर से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो है सांस लेने और असली श्वसन के बीच का गहरा अंतर। बिल्कुल, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ, अगर एक रूपक का इस्तेमाल करें तो फेफड़े केवल एक कुरियर सर्विस या डिलीवरी तंत्र की तरह काम करते हैं, जो बाहर के पर्यावरण से ऑक्सीजन का पार्सल लेकर शरीर तक आते हैं। लेकिन असली विज्ञान, मतलब असली काम तो कोशिकाओं के अंदर बैठे माइटोकॉन्ड्रिया के कारखाने में होता है। सही कहा। और उस कारखाने की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अगर हम गैसों के उसी गणित को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जब सांस अंदर जाती है तो उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0.03% होती है, जो कि बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन जब वही सांस शरीर से बाहर फेंकी जाती है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 4.6% हो जाती है। ये एक विशाल छलांग है। वातावरण की हवा में तो इतनी गैस थी ही नहीं। तो ये अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर आती कहाँ से है? यहीं पर वो कुरियर और फैक्ट्री वाली बात जुड़ती है। ये अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड उसी माइटोकॉन्ड्रिया की फैक्ट्री में पैदा होती है। बिल्कुल। इसे इस तरह देखा जा सकता है, जो भोजन पचकर ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं में जमा होता है ना, वो एक प्रकार का ईंधन है। और जो ऑक्सीजन फेफड़ों से वहां पहुंचती है, वो उस ईंधन को जलाने वाली माचिस है। विज्ञान की भाषा में इस जलने या टूटने की प्रक्रिया को उपचय अभिक्रिया या कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब ही है किसी बड़ी और जटिल चीज का टूटकर छोटी चीजों में बदलना। हाँ, वो टूटने वाली प्रक्रिया। तो जब ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ती है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु का निर्माण होता है, जिसे हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इस एटीपी को अगर बिना किसी वैज्ञानिक भारीपन के समझना हो, तो सुनने वालों के लिए बता दूं, ये शरीर की बायोलॉजिकल रिचार्जेबल बैटरी है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा रूपक है ना? पलक झपकाने से लेकर सोचने और मैराथन दौड़ने तक हर काम के लिए कोशिकाएं इसी बैटरी की ऊर्जा को खर्च करती हैं। ये जीवन की एक तरह की बायोलॉजिकल करेंसी या मुद्रा है, जिसके बिना शरीर का कोई भी काम नहीं हो सकता। और जब ये ग्लूकोज टूटकर ये बहुमूल्य एटीपी ऊर्जा देता है, तो इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के रूप में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अच्छा, तो वहीं से वो गैस आती है। बिल्कुल, यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रक्त के माध्यम से वापस फेफड़ों तक आती है और 4.6% बनकर शरीर से बाहर निकल जाती है। तो सांस छोड़ना असल में कोशिकाओं की फैक्ट्री के उस धुएं या कचरे को बाहर निकालना है, जो ऊर्जा बनाने के दौरान पैदा हुआ था। अब ऑक्सीजन को बाहर की हवा से खींचकर उस सेल्यूलर कारखाने तक पहुंचाने के लिए शरीर ने जो इंजीनियरिंग विकसित की है ना, वो किसी अजूबे से कम नहीं है। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि हवा बस नाक से गले में गई और सीधे फेफड़ों में पहुंच गई। हाँ, लेकिन इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में इन अंगों के जो डिजाइन समझाए गए हैं, वे हैरान करते हैं। इसमें सबसे कमाल का डिजाइन एपिग्लोटिस का है। एपिग्लोटिस गले में मौजूद एक अत्यधिक संवेदनशील और स्वचालित ढक्कन है।
इंसान का गला एक चौराहे की तरह है, जहां से भोजन की नली और सांस की नली दोनों गुजरती हैं। तो जब इंसान कुछ निगलता है, चाहे वो भोजन का निवाला हो या सिर्फ पानी का एक घूंट, ये ढक्कन पलक झपकते ही सांस की नली को पूरी तरह से बंद कर देता है। ये बहुत ही सटीक टाइमिंग का खेल है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो भोजन का एक छोटा सा कण भी फेफड़ों की तरफ चला जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल। जब भी कभी खाते समय गलती से कोई बारीक कण उस तरफ चला जाता है तो शरीर तुरंत एक हिंसक प्रतिक्रिया देता है, जिसे हम आम भाषा में सरक या चोकिंग कहते हैं। फेफड़े पूरी ताकत से हवा बाहर फेंकते हैं ताकि उस कण को बाहर निकाला जा सके। इसी रास्ते में एक और अद्भुत इंजीनियरिंग स्वर नली या लैरिंग्स की है। ये शरीर का वो हिस्सा है जो एग्जॉस्ट या बाहर निकलने वाली हवा का फायदा उठाकर आवाज पैदा करता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा शरीर से बाहर फेंकी जा रही है, जो एक तरह से शरीर के लिए कचरा है, उसी हवा के दबाव का इस्तेमाल करके लैरिंग्स के तार कंपन करते हैं और इंसान बोल पाता है। ये तो सच में कचरे से कला बनाने जैसी बात हो गई। हाँ, एकदम सही कहा। और एक बार जब ताज़ी हवा सुरक्षित रूप से फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, वहां तक पहुंच जाती है ना, तो असली ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होता है। और यहाँ प्रवेश होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन? हाँ, हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद एक समर्पित टैक्सी फ्लीट की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन के अणु इस हीमोग्लोबिन वाली टैक्सी में बैठते हैं। जब वे बैठ जाते हैं तो इस जोड़ी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये टैक्सी पूरे शरीर में बहते हुए उन खरबों कोशिकाओं तक पहुंचती है, ऑक्सीजन को वहां उतारती है और वापसी में उसी फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाकर, जिसे तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, वापस फेफड़ों तक लाती है ताकि उसे बाहर फेंका जा सके। बिल्कुल भरोसेमंद है और इसका काम सिर्फ जीवन देने वाली गैसों को ढोना है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में आते ही स्थिति जानलेवा हो जाती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो हवा के साथ उसी रास्ते से अंदर जाती है, तो शरीर का ये प्राकृतिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अचानक काम करना बंद क्यों कर देता है? इसका जवाब हमारे शरीर की केमिस्ट्री की एक बेहद खतरनाक कमजोरी में छिपा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर जरूर है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड से है। अच्छा। हाँ, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के संपर्क में आती है तो उसकी आकर्षण क्षमता ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 200 गुना ज्यादा होती है। 200 गुना? यानी अगर टैक्सी के सामने ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों खड़े हों तो टैक्सी हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड को ही बिठाएगी। बिल्कुल। और समस्या सिर्फ बिठाने की नहीं है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की सीट पर बैठती है तो वो एक ऐसा मजबूत रासायनिक बंधन बना लेती है जो आसानी से टूटता ही नहीं है। वो टैक्सी की सीट पर ऐसा चिपकती है कि फिर कभी उतरती ही नहीं। मतलब टैक्सी हमेशा के लिए हाईजैक हो गई? पूरी तरह से। एक बार जब कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की इन टैक्सियों पर कब्जा कर लेती है तो फेफड़ों में भरपूर ऑक्सीजन होने के बावजूद उसे कोशिकाओं तक ले जाने के लिए कोई खाली टैक्सी बचती ही नहीं है। बाप रे! पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक कट जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटना बंद हो जाता है, एटीपी बैटरी का चार्ज होना रुक जाता है और ऊर्जा के अभाव में व्यक्ति की बहुत ही कम समय में और अक्सर बिना किसी दर्द के मृत्यु हो सकती है। जो बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने से या खराब वेंटिलेशन वाली जगह पर इंजन चालू रखने से जो मौतें होती हैं, वो इसी खामोश हाईजैक का नतीजा होती हैं। एकदम सही। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि ये पूरी जीवन प्रणाली एक रासायनिक बंधन के आगे कितनी नाजुक हो सकती है। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा हो, ऑक्सीजन हाईजैक ना हो, तब क्या होता है। जब शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिसे विज्ञान में ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 38 एटीपी बैटरी चार्ज होती हैं। ये ऊर्जा पैदा करने का एक बहुत ही कुशल और बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। लेकिन इस ऑडियो लेक्चर में एक और दिलचस्प स्थिति की बात की गई है। क्या हो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ना हो, बल्कि शरीर की मांग अचानक इतनी बढ़ जाए कि सप्लाई कम पड़ जाए? ये तब होता है जब शरीर अपनी सामान्य क्षमता से बहुत अधिक मेहनत कर रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर स्प्रिंट लगा रहा हो या बहुत भारी वजन उठा रहा हो। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है, फेफड़े अपनी पूरी क्षमता से हवा खींच रहे हैं। लेकिन फिर भी मांसपेशियों की कोशिकाओं को जितनी तेजी से ऊर्जा चाहिए, उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में कोशिकाएं क्या करती हैं?
क्या वे काम करना बंद कर देती हैं? नहीं, शरीर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ऐसे आपातकालीन समय में वो अपना एक इमरजेंसी बैकअप प्लान चालू करता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं ऑक्सीजन का इंतजार किए बिना ही ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती हैं। बिना ऑक्सीजन के ईंधन जलाना, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अगर ये बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ भारी कीमत तो शरीर को चुकानी पड़ती होगी। बिल्कुल चुकानी पड़ती है। पहली और सबसे बड़ी कीमत यह है कि यह प्रक्रिया बहुत ही कम कुशल है। जहां सामान्य स्थिति में एक ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा मिल रही थी, वहीं इस इमरजेंसी प्रक्रिया में सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा ही मिल पाती है। सिर्फ 2? हाँ, और दूसरी कीमत है इसका बाई प्रोडक्ट। जब ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज आधा अधूरा टूटता है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एक नया रसायन बनता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। और यही वो लैक्टिक एसिड है जो मांसपेशियों के रेशों के बीच जमा होने लगता है और भयानक दर्द या ऐंठन पैदा करता है, जिसे हम आम भाषा में क्रैम्प्स कहते हैं। बिल्कुल। तो मूल रूप से शरीर एक आपात स्थिति में महज 2 एटीपी की मामूली ऊर्जा पाने के लिए अपनी ही मांसपेशियों में दर्दनाक लैक्टिक एसिड जमा करने का समझौता कर लेता है। ये एक तरह का पैनिक बटन है। हाँ, शरीर मानो कह रहा हो कि मुझे पता है ये बाद में बहुत दर्द देगा, लेकिन अभी इस व्यक्ति को दौड़ते रहने के लिए या खुद को बचाने के लिए जो थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए वो मुझे किसी भी कीमत पर बनानी होगी। ये विकासवाद की एक बहुत ही व्यवहारिक और शानदार सर्वाइवल रणनीति है। उस नाजुक पल में सर्वाइवल दर्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में जब व्यक्ति आराम करता है और गहरी सांसें लेता है तो शरीर में वापस भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है। वो नई ऑक्सीजन धीरे धीरे उस जमा हुए लैक्टिक एसिड को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देती है और मांसपेशियों का दर्द खत्म हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जो इस 1 घंटे के ऑडियो लेक्चर से सामने आई, वो सचमुच एक आहा मोमेंट है। वो क्या? यही अनॉक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना। जब इंसान की मांसपेशियों के बजाय यीस्ट या कुछ खास सूक्ष्म जीवों में होता है तो वहां लैक्टिक एसिड नहीं बनता, वहां इस प्रक्रिया से इथाइल अल्कोहल बनता है। हाँ, ये प्रकृति की एक बहुत ही शानदार विडंबना है। जो रासायनिक प्रक्रिया इंसान के शरीर में आपातकालीन ऊर्जा देकर भयानक दर्द पैदा करती है, वही प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों में फर्मेंटेशन या शराब बनाने का आधार है। क्या बात है! प्रकृति की नज़र में इंसानी मांसपेशियों का दर्द और फर्मेंटेशन दोनों एक ही फॉर्मूले के नतीजे हैं, बस जीव अलग हैं, इसलिए बाय प्रोडक्ट बदल गया है। और जीवों की इस भिन्नता की बात करें तो इस विस्तृत विश्लेषण में ये भी सामने आता है कि प्रकृति ने श्वसन के इस काम को अलग अलग जीवों और पौधों के लिए कितनी अलग अलग इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया है। सबसे पहले पौधों की ही बात कर लेते हैं। हम अक्सर एक सरलीकृत तस्वीर देखते हैं कि पौधे केवल अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनके जरिए सांस लेते हैं। ये सच है कि पत्तियां मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपने तने में मौजूद छोटे छोटे उभारों, जिन्हें वातरंध्र या लेंटिसेल्स कहते हैं, और यहाँ तक कि जमीन के नीचे अपनी जड़ों में मौजूद मूल रोम के जरिए भी सांस लेते हैं। अच्छा। चूंकि पौधों को शिकार करने या भागने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए होती, इसलिए उनमें ऊर्जा की जरूरत कम होती है और ये श्वसन प्रक्रिया बेहद धीमी और शांत गति से चलती है। पौधों के मामले में एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से तोड़ देती है। बचपन से एक छवि दिमाग में बैठी होती है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन सच्चाई ये है कि सांस लेने के लिए यानी श्वसन के लिए पौधे भी हमेशा ऑक्सीजन ही खींचते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे केवल अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस दौरान भारी मात्रा में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, इसलिए दिन में ये लगता है कि वे सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है और सूरज ढल जाता है, प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह बंद हो जाता है। बिल्कुल, और प्रकाश संश्लेषण बंद होने का मतलब है कि ऑक्सीजन का बनना भी बंद हो जाता है। लेकिन पेड़ एक जीवित प्राणी है, उसे जिंदा रहने के लिए अपनी कोशिकाओं में ग्लूकोज तो तोड़ना ही है। एटीपी बैटरी तो चार्ज करनी ही है। हाँ,
इसलिए रात में वे केवल हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं और श्वसन के बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पुरानी लोक कथाओं और कहानियों में रात के समय बड़े पेड़ों के नीचे सोने को जो अशुभ या खतरनाक माना जाता था, उसका रहस्य यही है। इसके पीछे कोई जादुई या रहस्यमयी कारण नहीं था, बल्कि ये विशुद्ध विज्ञान था। बिल्कुल सही। रात में एक विशाल पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन खींच रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। ऐसे में उसके नीचे सोने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है और दम घुट सकता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो विकासवाद ने हर जीव को उसके पर्यावरण और आकार के हिसाब से एक अनोखा सिस्टम दिया है। उदाहरण के लिए जीवन के सबसे सरल रूप एक कोशिकीय अमीबा को लें। अमीबा के पास सांस लेने के लिए ना कोई नाक है, ना फेफड़े हैं और ना ही कोई खून या हीमोग्लोबिन है। वो पूरी तरह से एक भौतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है जिसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अमीबा की जो बाहरी परत होती है, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, वो एक माइक्रोस्कोपिक बाउंसर की तरह काम करती है। ये बाउंसर केवल खास चीजों को ही अंदर बाहर जाने देता है। अच्छा। डिफ्यूजन का सीधा सा नियम है, चीजें हमेशा भीड़ वाली जगह से खाली जगह की तरफ भागती हैं। चूंकि अमीबा के बाहर मौजूद पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और उसके शरीर के अंदर कम, तो ऑक्सीजन बिना किसी मेहनत के उस झिल्ली को पार करके अंदर आ जाती है। टी बैग से चाय का रंग पानी में खुलता है। बिल्कुल वही। और अंदर बनी कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह बाहर निकल जाती है। सबसे सीधा, सरल और बिना किसी तामझाम का सिस्टम। और जहां एक और अमीबा इतना सरल है, वही मेंढक की इंजीनियरिंग एकदम अलग है। मेंढक के पास सांस लेने के लिए एक तरह का डबल साइलेंसर सिस्टम होता है। जब वो सूखी जमीन पर होता है तो वो इंसानों की तरह ही फेफड़ों से हवा खींचता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर गहरे बैठा होता है तो उसकी नम त्वचा ही एक फैले हुए फेफड़े का काम करने लगती है और वो सीधे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेता है। इसी तरह पानी के अंदर रहने वाले जीवों जैसे मछलियां या ऑक्टोपस के पास गिल्स या गलफड़े होते हैं। उनका पूरा डिजाइन इस बात पर केंद्रित होता है कि जब पानी उनके गिल्स के बीच से गुजरे तो खून की नलियां उस पानी में से अधिकतम ऑक्सीजन को खींच लें। कमाल है। अंततः जीव चाहे जो भी हो, माध्यम चाहे त्वचा हो, गिल्स हो, फेफड़े हो या सिर्फ एक कोशिका झिल्ली हो, अंतिम लक्ष्य एक ही है, सेल्यूलर फैक्ट्री में ऑक्सीजन पहुंचाना और ऊर्जा पैदा करना। तो आज के इस 1 घंटे के ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित अपने इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। श्वासोच्छ्वास यानी हवा का सिर्फ नाक से अंदर जाना और बाहर निकलना तो इस पूरी कहानी का महज एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, एक दरवाजा खोलने जैसा है। असली काम, असली कहानी शरीर की गहराइयों में चल रही है। स्रोत सामग्री में अंत में श्वसन और दहन यानी आग जलने के बीच जो तुलना की गई है वो बहुत सटीक और गहरी है। दोनों ही प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दोनों में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन एक बुनियादी फर्क है। बाहर जो आग जलती है वो बेकाबू, बहुत तेज और विनाशकारी होती है, जबकि हमारे शरीर के अंदर होने वाला श्वसन एक अत्यंत धीमी, एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित और बेहद सुरक्षित जैविक प्रक्रिया है। अगली बार जब भी कोई ध्यान कर रहा हो या बस आराम से बैठकर एक गहरी सांस ले तो सुनने वालों को यह एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने फेफड़ों में हवा का एक गुब्बारा नहीं फुला रहे हैं। बिल्कुल। वे वास्तव में अपने शरीर के अंदर काम कर रही अरबों छोटी छोटी ऊर्जा फैक्ट्रियों को उनका ईंधन दे रहे हैं। वे जीवन की उस जटिल और शांत मशीनरी को चला रहे हैं जो हमारी पहली सांस से शुरू होती है और आखिरी सांस तक कभी नहीं रुकती। ये एहसास ही शरीर के प्रति एक नई कृतज्ञता पैदा करता है कि हमारे अंदर हर सेकंड कितने सटीक और जटिल समीकरण हल हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस पूरी चर्चा से एक ऐसा नया और गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं। सोचिए, अगर श्वसन और आग का जलना रासायनिक रूप से एक ही प्रक्रिया यानी ऑक्सीडेशन के ही 2 रूप हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तकनीकी रूप से सजीवों ने अपने ही शरीर के अंदर एक बेहद धीमी और अदृश्य आग को जलाना सीख लिया है? एक ऐसी आग जो बाहर की दुनिया को जलाकर खाक नहीं करती, बल्कि भीतर के जीवन को रोशन करती है, ऊर्जा देती है और जो हमारे अस्तित्व के आखिरी दिन तक बिना रुके पूरी शांति से जलती रहती है।